हेलो ऑल स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के राइट्स क्या हैं? तो सबसे पहले है राइट ऑफ इंडैमिनिफिकेशन फॉर प्रीमेच्योर ब्रीच ऑफ एजेंसी। निर्धारित समय से पूर्व एजेंसी की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर एक एजेंसी एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए की गई है और एम्प्लॉयर उस टाइम पीरियड से पहले ही एजेंसी को समाप्त कर देता है, तो उस केस में अगर एजेंट को कोई डैमेजेस होते हैं इस कारण से, तो वो एम्प्लॉयर उन डैमेजेस को पे करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? राइट टू रिटेन मनी ड्यू टू हिमसेल्फ। सेक्शन 217 क्या कहता है कि एजेंट को ये भी राइट है कि जो एम्प्लॉयर का पैसा उसके पास पड़ा है, तो उसमें से वो जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं बिजनेस के लिए, या एम्प्लॉयर को कोई एडवांस मनी दी है, या उसका कोई अपना कमीशन है, तो वो इस अपने जो भी उसका रेम्यूनरेशन है, इसके लिए वो एजेंट जो है वो एम्प्लॉयर का पैसा उसका पैसा रिटेन कर सकता है। ठीक है। फिर है राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। अब एजेंट को अपना जो भी उसको सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है, वो पाने का भी राइट है उसको। ठीक है। और अगर उसे ये अमाउंट नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर उसे ये अमाउंट नहीं मिल रहा जो भी उसका रेम्यूनरेशन है, तो वो जो भी गुड्स की सेल से जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको भी वो रिटेन कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो मिसकंडक्ट करता है, अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, कुछ हेरा फेरी करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो उसे अपना रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल के डिफ़ॉल्ट या मिसकंडक्ट के कारण उसे काम करने से मना कर दिया जाता है, तो उसे अपना कमीशन मिलेगा। फिर है लीन ऑन गुड्स। तो एजेंट क्या कर सकता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो वो अपने रेम्यूनरेशन या जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको पाने के लिए जो एम्प्लॉयर है उसकी गुड्स हैं, प्रॉपर्टी है या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तब तक अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक कि उसको अपनी पेमेंट ना मिल जाए। फिर है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो सेक्शन 221 क्या कहता है कि अगर एजेंट जो है एक अनपेड सेलर के फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है, अगर एजेंट अनपेड सेलर की फॉर्म में है, तो फिर वो गुड्स को रास्ते में रोक सकता है। अनपेड सेलर के रूप में कब वो माना जाएगा? अगर एजेंट ने अपने पैसे में से एम्प्लॉयर के लिए माल ख़रीदा है, या फिर उसने एम्प्लॉयर ने जो माल ख़रीदा है उसके लिए गारंटी दी है, जो एम्प्लॉयर का माल है उसके लिए उसने गारंटी दी है। फिर नेक्स्ट क्या है? राइट ऑफ इंडैमिनिफिकेशन। तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। तो एजेंट को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार कब है? तो ये सिचुएशंस हैं। इसमें सबसे पहले है वैधानिक कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर लॉफुल एक्ट्स। तो सेक्शन 222 क्या कहता है कि अगर एक एजेंट लीगल एक्ट्स कर रहा है अपने एजेंसी बिजनेस में, जो भी वो बिज़नेस जो भी एजेंसी के काम है वो लॉफुल हैं, और इस कारण से एजेंट को कोई लॉस होता है, तो एम्प्लॉयर से ऐसे लॉसेस को पाने का उसका राइट है। लेकिन इलीगल कामों से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो एम्प्लॉयर से प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि मधुर जो कि दिल्ली में व्यवसाय करता है, मुंबई के अमृत को सुधाकर से अनुबंध करने का कार्य सौंपता है। ठीक है। एक एम्प्लॉयर है मधुर जो दिल्ली में काम कर रहा है, और वो बॉम्बे में अमृत यानी कि उसका एजेंट
सुधाकर से थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करने का काम सौंपता है। अब अमृत क्या करता है, अमृत जो है मधुर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है गुड्स की सेल का। अब मधुर जो कि एम्प्लॉयर है वो गुड्स नहीं भेज पाता। अब क्या करता है, जो थर्ड पार्टी है यानी कि सुधाकर, वो अमृत पर केस कर देता है। अब जो क्या है, अब सुधाकर जो है वो मधुर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है, एजेंट को। ठीक है, सुधाकर जो है वो मधुर को अब यहाँ पे क्या है कि जो ये सुधाकर है, ठीक है, सुधाकर मधुर को इसकी सूचना भेजता है। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड पार्टी है वो एम्प्लॉयर को इसकी इन्फॉर्मेशन भेजती है। ठीक है, और मधुर क्या कहता है, मधुर अपने एजेंट अमृत को क्या करता है कि केस लड़ने का इंस्ट्रक्शन दे देता है। अब क्या होता है, अमृत मुकदमा हार जाता है। तो अब यहाँ पर उसे सुधाकर को एक कंपनसेशन पे करना पड़ता है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कंपनसेशन पे किया है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी को कंपनसेशन पे किया गया है एजेंट के द्वारा, तो ये कंपनसेशन एजेंट अपने प्रिंसिपल से पाने का अधिकारी है। ठीक है, क्योंकि उसने उसके कहने पर ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो थर्ड पार्टी ने केस कर दिया। केस के कारण जो भी पैसा उसे देना पड़ा तो वो अपने एम्प्लॉयर से पाने का राइट है उसे। फिर क्या है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ, सद्भावना से कार्य करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर एजेंट ने गुड फेथ में काम किया है और इस कारण से उसे कुछ डैमेजेस वगैरह होते हैं तो वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है एम्प्लॉयर से। ठीक है, अब यहाँ ये ज़रूरी है कि एजेंट अपनी जो भी उसका जो अधिकार दिए गए हैं उसके अंदर ही उसने काम किया हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लो ए के पास कुछ गुड्स हैं और वो बी को एजेंट अपॉइंट करता है कि वो इन गुड्स को सेल कर दे। अब बी को नहीं पता कि ए इसका ओनर है या नहीं, वो तो ये सोचता है कि ए ही उसका ओनर है। वो गुड फेथ में ये गुड्स जो है सी को सेल कर देता है। अब जो गुड्स का एक्चुअल ओनर है डी, वो बी के अगेंस्ट केस कर देता है और गुड्स का प्राइस उससे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी जो है वो ए से जो गुड्स का प्राइस उसने दिया या केस के ऊपर जो भी उसने एक्सपेंसेस वगैरह पे किए वो सारे प्राप्त करने का उसका राइट है ए से। ठीक है, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में काम किया था और उसे ए के बारे में यही नहीं पता था कि वो उसका ओनर नहीं है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये आता है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को किसी अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए अपॉइंट करता है, ठीक है, तो फिर एजेंट जो है उस इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण जो भी उसे लॉस होता है, डैमेजेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, उनको वो रिकवर नहीं कर सकता। इसके बाद राइट्स ऑफ एजेंट अपॉन प्रिंसिपल्स, नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। अगर एम्प्लॉयर केयरफुली काम नहीं करता, इस कारण से एजेंट को कोई लॉस होता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल एज अगेंस्ट एजेंट। तो वैसे तो जो एजेंट की राइट्स हैं वही प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स, कि सभी वैध कार्यों के परिणामों के संबंध में एजेंट को हर्जाना देना।
ठीक है, कि एजेंट प्रिंसिपल का ये ड्यूटी बनती है कि वो एजेंट को जो भी उसको लॉफुल एक्ट्स वो कर रहा है उसके केस में सारा कंपनसेशन दे। उसके बाद टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर एजेंट गुड फेथ में काम कर रहा है और इससे अगर कोई हानि हुई है थर्ड पार्टी को, तो वो एजेंट को ऐसी हानि को कंपनसेट करने का उसकी ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद टू इंडेमनीफाई द एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। नियोक्ता की लापरवाही से हुई हानि के लिए एजेंट को हर्जाना देना। अगर प्रिंसिपल की केयरलेसनेस के कारण कोई एजेंट को हानि हो रही है तो वो भी उस हानि को पूरा करने का नियोक्ता का ड्यूटी बनती है। टू पे रेम्यूनरेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। सेक्शन 217 19 to 20 क्या कहता है कि प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो एजेंट को जो भी उसका रेम्यूनरेशन है, एक्सपेंसेस है, वो दे। फिर है राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के क्या राइट हैं कि टू रिकवर डैमेजेस। अगर जो एजेंट है प्रिंसिपल के ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता तो इस कारण से प्रिंसिपल को जो भी डैमेजेस होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, वो एजेंट को कवर करने पड़ेंगे। टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। अगर एम्प्लॉयर की कंसेंट के बिना एजेंट अपने नाम से कोई बिजनेस कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, या प्रिंसिपल को नहीं पता और एजेंट को कोई सीक्रेट प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रिंसिपल उससे ऐसा सब जो है पूछ सकता है इस सब के बारे में। ठीक है, और इन केसेस में वो एजेंट को हो सकता है कि रेम्यूनरेशन भी ना दे। उसके बाद है नेक्स्ट, टू रेसिस्ट एजेंट्स क्लेम फॉर इंडेमनिटी। एजेंट के हर्जाने के दावे का विरोध करना। अगर एजेंट कोई मिसकंडक्ट का पाया जाता है कि एजेंट ने कोई मिसकंडक्ट किया है, फ्रॉड किया है, तो फिर प्रिंसिपल उसको कोई पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, जो भी उसके क्लेम्स हैं वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। और अगर एजेंट को इस एक्टिविटी से कोई लॉस हो रहा है तो वो भी कवर अप प्रिंसिपल नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था। ये सबने अच्छी तरह से करना है और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना।